हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिहिर भोज। ठीक है। तो मिहिर भोज के बारे में आज जो है हम पढ़ने वाले हैं। ये गुर्जर प्रतिहार के संबंध में ये नेक्स्ट लेक्चर है, पार्ट 2। ठीक है। तो मिहिर भोज कहता है ये रामभद्र की रानी अप्पा देवी से उत्पन्न पुत्र उत्तराधिकारी बने थे। ये लगभग 836 ईस्वी में शासक बने थे। अब क्या होता है ना कि पुराने टाइम पे लगभग बोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कब कौन शासक बना एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता। क्योंकि क्या होता है, अलग अलग संबंध चल रहे होते हैं। विक्रम संबंध चल रहा है, मालवा संबंध चल रहा है, गुप्त संबंध चल रहा है, तो कौन किस हिसाब से डेट ले रहा है पता नहीं चलता। मगर फिर भी 1836 के आसपास ये शासक बने थे। कौन? मिहिर भोज। फिर ग्वालियर का जो सागरताल अभिलेख है काफी महत्वपूर्ण है। इसमें भोज की उपलब्धियों एवं वंशावली का वर्णन किया गया है। ठीक है। किसका वर्णन है? वंशावली। कौन सा? सागरताल अभिलेख। ठीक है। इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं? दौलतपुर अभिलेख में अगर आप देखोगे तो प्रभास। ठीक है। चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर में अगर आप देखोगे तो आदि वराह की उपाधि दी गई है। सागरताल अभिलेख में देखोगे तो मिहिर की उपाधि दी गई है। इसका मतलब क्या है? इनका वास्तविक नाम भोज था। ठीक है। मगर ये जो सागरताल अभिलेख है, सागरताल अभिलेख से मिहिर उपाधि इतनी फेमस हो गई कि मिहिर भोज इनको बोला जाने लगा। ठीक है। अब क्या हुआ था कि जैसा कि हमने देखा था कि रामभद्र जो है वो काफी, इनका जो शासनकाल था वो लगभग 3 साल का था। रामभद्र जो है वो 1833 में बने थे और 1836 तक इनका 3 साल का शासनकाल रहा था। तो इस काल में क्या हुआ कि रामभद्र जो थे वो विलासितापूर्ण आचरण के कारण कई समस्या एवं चुनौतियां सामने खड़ी हो गई थी इन 3 सालों में। कैसी कैसी समस्या देखने को मिल सकती हैं आपको? आर्थिक समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है। प्रशासनिक समस्या देखने को मिल सकती है। आसपास के आक्रमणकारी का जो है वो नजर गड़ाए रहते हैं कि अरे यार अब ये है ना शासक यहाँ का कमजोर है, चलो आक्रमण करते हैं। इन सब के अलावा आंतरिक तौर पर अगर आप देखोगे तो दरबारी षड्यंत्र हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो इस टाइप की समस्या देखने को मिली थी और जिसका सामना मिहिर भोज को करना पड़ा था। और इसके समाधान भी किए और समाधान के साथ साथ उनको सफलता भी प्राप्त हुई। इसी कारण उनका इतिहास में नाम दर्ज है सही सफल शासक के तौर पे। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या करा कि कन्याकुब्ज के अंतर्गत कालिंजर मंडल में स्थित उदुम्बर विषय के वलयाकार दान को पुनः शुरू किया था। ये किसी कारण से रुक गया होगा, तो इसको इसकी जो शुरुआत है मिहिर भोज ने पुनः करवाई थी। शॉर्ट टर्म में कैसे याद रख सकते हो कि कन्याकुब्ज भुक्ति के विषय में, कन्याकुब्ज भुक्ति के एक विषय में वलयाकार दान पात्र को पुनः शुरू करवाया, या फिर कन्याकुब्ज में वलाकार ग्रहार दान को फिर से शुरू कराया। फिर जोधपुर क्षेत्र में वानक नामक विषय के शिवा नामक ग्राम दान को पुनः शुरू किया। ठीक है। जोधपुर क्षेत्र में भी इन्होंने पुनः दान शुरू किए थे, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। फिर भोज ने ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार अगस्त ऋषि की भांति अनेक पर्वत रूपी राजाओं पर आक्रमण कर शासन किया था। ठीक है। अब ये क्या होता था कि पुराने टाइम पे जो आपके कवि वगैरह होते थे ना, तो वो अलग अलग अतिशयोक्तिपूर्ण बातें लिखते थे राजाओं की प्रशंसा में। तो ये ऐसी कुछ है। अब ये बढ़ के आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि मिहिर भोज ने कईयों राजाओं पे आक्रमण किया होगा जिनका जो किला है। अब किले पता ही होगा कि आपको, किले मेरे ख्याल से जो दुर्ग होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। जल दुर्ग होता है, पहाड़ दुर्ग होता है। ठीक है। फिर आपका एक फॉरेस्ट वाला वन दुर्ग होता है। तो ऐसे ही उनमें से एक कई दुर्ग होते होंगे जो पर्वतों पे स्थित होंगे, और उन पर्वत राजाओं पे इन्होंने आक्रमण करके अपना साम्राज्य फैलाया था। इससे अब ये अनुमान पता चलता है। फिर कहला अभिलेख से निष्कर्ष क्या निकलता है कि पूर्वी भारत के पाल शासक देवपाल को हराया, जिसमें कलचुरियों ने उसका साथ दिया था। किसका साथ दिया था? मिहिर भोज का साथ दिया था कलचुरियों ने। किसको हराया? पाल शासक किसको? देवपाल को। ठीक है। फिर चाटूस अभिलेख था एक। चाटूस अभिलेख में क्या था कि भोज ने उत्तर भारत के विजय में सामंत गोहिल हर्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे चाटूस अभिलेख में क्या पता चल रहा है कि मिहिर भोज ने उत्तर में भी आक्रमण किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि तुम्हें पता ही है कि कन्नौज जो था, नागभट्ट द्वितीय को कन्नौज का संस्थापक, नागभट्ट द्वितीय को गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक बोला जाता है कन्नौज में। ठीक है। वैसे तो आपके नागभट्ट प्रथम का नाम आता है। अगर क्या है, फिर शासनकाल चलता रहा तो इनके जो है हटे होंगे। फिर ऊपर भी हमने क्या देखा था? ऊपर हमने एक ये देखा है कि कन्याकुब्ज के भुक्ति में इन्होंने फिर से दान शुरू किया गया था। अब फिर से दान शुरू करने का मतलब क्या है कि बीच में बंद हो गया होगा। अब बीच में बंद क्यों हुआ होगा? क्योंकि उनका वहां से शासन हट गया होगा, तभी तो बंद हुआ है। तो ये जब मिहिर भोज आए तो मिहिर भोज ने वापस से इस दान को शुरू किया। अब ऐसी हवा में तो शुरू कर नहीं दिया होगा, कन्याकुब्ज को जीता होगा तभी तो शुरू किया होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो कन्याकुब्ज जो यूज हो रहा है ना, वो कन्नौज के लिए ही हो रहा है। ठीक है। तो सामंत गोहिल ने हर्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उत्तर भारत के विजय में। ठीक है। तो ये पूरी कहानी इसी को समझाने के लिए बोली। फिर हरियाणा क्षेत्र भी मिहिर भोज के अधीन था। दिल्ली पर अधिकार किया था। अब उत्तर भारत में जा रहे हैं और दिल्ली पे अधिकार ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है?
ठीक है, मगर ये वैसा वाला दिल्ली नहीं है, ये गांव टाइप का एरिया था, क्योंकि वास्तविक दिल्ली तो तोमरों ने बसाई थी। फिर कल्हड़ के राज तरंगिणी के अनुसार पंजाब पर भी मिहिर भोज का शासन था। अब ये जो तीनों फैक्ट है ना कि कहाँ कहाँ पे शासन था, हरियाणा, दिल्ली और राज तरंगिणी, यहाँ पे मेन चीज आती है दान। ठीक है, दानों के माध्यम से पता चलता है कि यार यहाँ पे मिहिर भोज का शासन था। फिर सौराष्ट्र काठियावाड़ पर भी अधिकार किया था, ये भी वही है। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ के जो सामंत थे, है ना, मतलब ऐसा अभिलेखों और साहित्य में वर्णन है कि यहाँ के जो सामंत थे वो मिहिर भोज के सामने अपना सर झुकाया करते थे। अब यहाँ पे सर झुकाने का मतलब क्या है? यहाँ पे सर झुकाने का मतलब यही है कि ये लोग इसके अधिकार, ये क्षेत्र इसके अधिकार क्षेत्र में था। फिर मिहिर भोज का पाल वंश से संघर्ष कैसा रहा? ऐसा संभव कि भोज ने पालों के विरुद्ध दो युद्ध लड़े। संभव हो सकता है कि भोज ने दो युद्ध लड़े होंगे। ठीक है, प्रथम उसका साथ महासामंत कलचुरी गुणा गुणाम भी गुणाम बोधि देव ने दिया। ठीक है, दो दो बार युद्ध करा, तो एक बार में उसका कलचुरी शासक ने साथ दिया था और दूसरी बार में उसे गुहिल सामंत हर्षराज का साथ मिला था। हर्षराज कौन है? जिसने उत्तर भारत के अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, प्रथम में देवपाल तथा दूसरे में विग्रहपाल को हराया था। पहली बार में युद्ध हुआ होगा तब देवपाल शासक था, फिर ये कुछ टाइम के बाद हट गया होगा या मर गया होगा, मगर मिहिर भोज ने तो नहीं मारा था। ये क्या करते थे कि आते थे, आक्रमण करते थे, हरा देते थे और फिर अपनी अधीनता इनसे स्वीकार करवाते थे, इन्हें मारते नहीं थे। मतलब कम ही एग्जाम्पल मिलते हैं मारने वारने के। फिर ये देवपाल क्या बोलते हैं, हट गया होगा, मर गया होगा। विग्रहपाल आया, जैसे विग्रहपाल शासक बना, मिहिर भोज फिर से आ गए, आक्रमण कर दिया। इसमें इस बार किसने साथ दिया? इस बार गुहिल सामंत हर्षराज ने साथ दिया। तो प्रथम युद्ध में विजित बंगाल का आधिपत्य भोज ने देवपाल को वापस दे दिया था। ठीक है, अब वापस किसी ना किसी कीमत पे दिया होगा ना, तो उनसे क्या ले लिया होगा? धन ले लिया होगा, है ना, घोड़े ले लिए होंगे। ठीक है, फिर या फिर कर कर का अधिकार ले लिया होगा कि भाई यहाँ से जो आमदनी होगी हमें इतना इतना भेजते जाना। ठीक है, फ्री में कोई नहीं छोड़ता। फिर सुलेमान का विवरण भी हमें हर्ष के संदर्भ में सुलेमान का विवरण भी हमें देखने को मिलता है। तो क्या करते हैं, भोज की विशाल सेना और अश्वसेना की बड़ी सेना किसी दूसरे राजा के पास नहीं। मतलब ये मिहिर भोज के बारे में क्या बोल रहे हैं कि राजा भोज के पास, कौन राजा भोज, कौन? मिहिर भोज की बात हो रही है ना, परमार से कंफ्यूज मत हो जाना। राजा यानी कि मिहिर भोज के पास जो सेना थी, मिहिर भोज के पास जो अश्व सेना थी, इतनी बड़ी ये सेना थी, उतनी बड़ी सेना किसी दूसरे राजा के पास नहीं थी। उसका राज्य अन्य राज्यों से कहीं अधिक डाकुओं से सुरक्षित भी था। ठीक है, अब ये जो सुलेमान था ना, ये व्यापारी था एक तरीके से। जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, ये व्यापारी था, घोड़े वोड़े का व्यापार करता था, क्योंकि अरब से आए थे और अरब के घोड़े वैसे ही बहुत फेमस थे। ये इनका स्टेमिना बहुत खतरनाक होता था। तो भोज ने लगभग 885 तक शासन किया था। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आते हैं? महेंद्रपाल आते हैं। महेंद्रपाल शासक बने। भोज की पत्नी चंद्र भट्टारिका देवी से उत्पन्न पुत्र था, जो 885 में सिंहासन पर बैठा। कब बैठा? 885 में। ठीक है, एक उपनाम भाग भी मिलता है, किसका? महेंद्रपाल का। ऊपर हमने क्या देखा था कि रामभद्र जो है वो 1833 से कब तक था? 1836 तक, लगभग लगभग। और मिहिर भोज कब था? 1836 से 1800, सॉरी 1800 बोल रहा हूँ, 833 से 836 तक। फिर ये 836 से 885 तक कौन थे? ये मिहिर भोज थे। मिहिर भोज के बाद कौन शासक आए? महेंद्रपाल आए। ठीक है, फिर महेंद्रपाल के इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? एक मिनट। ये चंद्र भट्टारिका देवी से उत्पन्न पुत्र थे। एक उपनाम भाग भी मिलता है, विधवा दबोला सियादूनी अभिलेख में ऐसा मिलता है। फिर राजशेखर ने इसे निर्भय राजा और निर्भय नरेंद्र से मंडित किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि राजशेखर ने निम्नलिखित में से किसे निर्भय राज या निर्भय नरेंद्र कहा है, या फिर ये क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से महिपाल को निम्नलिखित में से राजशेखर ने क्या कहा है। ठीक है, तो निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र दोनों याद रखिएगा। कभी कभी उसका नाम जो है राहुल चूड़ा मडिनो महेंद्र पाल कपूर मंजरी में दिया गया है। ठीक है, कपूर मंजरी। अब महेंद्र पाल की उपलब्धियों में क्या क्या देखने को मिलता है कि विरासत में प्राप्त साम्राज्य को बनाए रखा, मगर उसकी सीमाएं को भी बढ़ाया। मतलब उन्होंने भी युद्ध किए होंगे। बंगाल बिहार पर शासन था, उससे प्राप्त अभिलेखों से स्पष्ट होता है। ठीक है, ये तो बहुत वैसा वाला फैक्ट हो गया, मतलब बहुत कॉमन सेंस वाली बात हो जाएगी अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो, कि जैसे कि मान लो ये पूरा साम्राज्य है, ये एक राजा है, इस राजा के अभिलेख मान लो यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, और यहाँ पे अभिलेख नहीं मिला, तो इसका मतलब इसका साम्राज्य बस यहीं तक था, यहाँ नहीं था। वहीं फिर दूसरा राजा आया, उसका अभिलेख
सब दूर मिले हैं, ठीक है, यहाँ 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 यहाँ। इसका मतलब क्या है, इसका पूरे एरिया पे इसका साम्राज्य था। ये एक सोची समझी वो रहती है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अब इसके बंगाल बिहार पे इसका शासन था, तो क्या कैसे पता चलता है, उसके प्राप्त अभिलेखों से। फिर महेंद्र पाल ने पाल नरेश नारायण पाल को भी हराया था, ठीक है। ऊपर हमने मिहिर भोज के देखा था, मिहिर भोज ने किस किस को हराया था, एक देवपाल था, ठीक है, वो देवपाल को जीत के उसके वापिस कर दिए थे, और दूसरा कौन था, विग्रहपाल, ठीक है। इन दो को मिहिर भोज ने हराया था। फिर इसका बेटा आया महेंद्रपाल, महेंद्रपाल ने किसको हरा दिया, नारायण पाल को हरा दिया। अब ये सोच रहे होगे आप कि फिर से क्यों हरा दिया, असल में क्या होता था कि जैसे इनने हराया, अब जैसे मान लो, अब आपको तो पता ही है भारत कितना बड़ा है, आज के टाइम पे इधर उधर जाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये बंगाल है, ये यहाँ पे थे। अब ये आए, इनको हराया, अब हरा के जब वापिस आए, ये भाई साहब ने फिर से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, या नहीं भी किया तो ये जिनने हराया वो वापिस आए, जैसे ही पता चला कि यार उनकी मृत्यु हो गई है, तो इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। तो फिर जो राजा बनता था वो आता था वापस लड़ने के लिए कि चल वापस कर। फिर काठियावाड़ के चालुक्य राजा महेंद्रपाल भी महेंद्रपाल की अधीनता स्वीकारते थे, ठीक है। ऊपर हमने देखा था मिहिर भोज का, जैसे हमने देखा था ना मिहिर भोज का, कहाँ गए, ये सौराष्ट्र और काठियावाड़, पॉइंट नंबर 9, ठीक है, सौराष्ट्र और काठियावाड़ पर अधिकार था। वैसे ही महेंद्रपाल का भी काठियावाड़ पे चालुक्य राजा महेंद्रपाल का भी, चालुक्य कोई सा राजा होगा उस पे महेंद्रपाल का भी शासन था। कुछ इतिहासकारों ने माना कि परमार शासक वाकपति भी इसकी अधीनता स्वीकारते थे। उदयपुर प्रशस्ति में वाकपति की गंगा सागर यात्रा का वर्णन है, मगर यह बिना किसी राजा की सहायता के संभव नहीं, ठीक है। अब परमार शासक वाकपति, अब वाकपति क्या, उस टाइम पे तो ये उभर ही रहे थे परमार शासक, और शक्तिशाली शासक कौन थे, गोजरपति हार। अब ये गंगा सागर चले गए, ये गंगा सागर कहाँ है, गंगा सागर है बंगाल में, वर्तमान के बंगाल में है। अब इतनी बड़ी यात्रा कोई जो इसकी तो अभी उभर ही रहा है वो कैसे कर सकता है। तो इस आधार पे ये अनुमान लगाते हैं विद्वान कि जो परमार शासक वाकपति था वो भी ये महेंद्र पाल की अधीनता स्वीकारता था, ठीक है। फिर पहेवा अभिलेख उसके साम्राज्य में हरियाणा तक बताया गया है, और हरियाणा तक हमें मिहिर भोज का भी शासन देखने को मिलता है, अभी हमने देखा था। अब इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियों में क्या क्या देखने को मिलता है। महेंद्रपाल का शासन काल शांति सुख और समृद्धि वैभव का काल था। अब आप देखिएगा कि किसी का भी काल अगर सुख शांति से समृद्ध है, उसके पश्चात ही वहां पे आपको सांस्कृतिक सामाजिक विकास देखने को मिलेगा। अगर ये सुख समृद्धि नहीं है तो सांस्कृतिक सामाजिक विकास भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर महेंद्रपाल का जो शासन काल था वो शांति सबसे था। अभी प्रशासनिक संरचनाओं को सुदृढ़ सुदृढ़ करते हुए महासामंत, व्यावहारिक कोटपाल, तंत्रपाल आदि की नियुक्ति भी की थी। साहित्य एवं कला का विकास दिखा, मंदिरों में तरुणादित्य सूर्य मंदिर, मूर्तियों में बुद्ध देवी तारा की मूर्ति सृजन हुई थी। अब ये जो तारा है ये बोधिसत्व में आपने देखा होगा कि तारा देवी के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। वो इसके ऊपर लेक्चर अपलोडेड है, आप देख सकते हो, बोधिसत्व करके है ना। तो उसमें देवी तारा के बारे में बताया हुआ है। राजशेखर दरबारी कवि थे इनके, और इनके दरबार में रहते हुए काव्य मीमांसा, बाल रामायण और बाल भारत की रचना की थी। फिर महेंद्र पाल ने लगभग 915 तक शासन किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वापस से रिवीजन हो जाएगा। 1800 सॉरी 833 से 836 तक कौन थे, रामभद्र था, ठीक है, रामभद्र ने शासन किया। फिर 836 से 885 तक कौन था, मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भाई थे अपने। फिर ये आ गए हमारे कौन से, महेंद्र पाल। महेंद्र पाल कब से कब तक थे, 885 से 915 तक, ठीक है। तो ऐसे करके इसको आप, है ना, मतलब ये क्या टाइमलाइन अगर याद रहती है ना, तो मैं सही बता रहा हूँ इतना, मतलब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी इतनी खतरनाक रहती है ना कि आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप आराम से कर लोगे उसको, ठीक है। अब फिर आते हैं भोज द्वितीय, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। भोज द्वितीय के लगभग भोज द्वितीय ने लगभग 915 916 में राजपद ग्रहण किया, और 916 917 लगभग 2 साल, अगर 15 में आया तो 17 तक, 16 में आया तो 18 तक। ये अल्पकाल के बाद उनके सौतेले भाई महिपाल ने कन्नौज का शासन संभाला था। ये हो सकता है इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, ठीक है, और फिर पुत्र पुत्र नहीं होगा उनका, तो उसका ये जो थे भाई, उनका जो सौतेला भाई था वो शासक बन गया। कौन आया पहले, महिपाल प्रथम,
अब महीपाल जो है वो गोजा प्रतिहार राजा महेंद्र पाल की महादेवी पत्नी सेकंड वाइफ का पुत्र था। उसका एक अन्य नाम क्षितिपाल भी मिलता है हमें। ठीक है, और क्षिति का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, पृथ्वी। ठीक है, और ये जो क्षिति है, क्षिति नाम से मेरे ख्याल से बोधिसत्व भी हैं एक, क्षिति करके। ये मेरे को अभी ठीक से पूरा याद नहीं आ रहा है, मगर क्षिति करके एक है, क्योंकि मैंने वहां पे भी पृथ्वी के बारे में बताया था। फिर महिपाल 912 या 916 के बीच में कभी शासक बने थे, के बीच कभी इन्होंने शासन संभाला। 912 मेनली बोला जाता है जब शासक, मतलब अब वही है ना, देखो आपने ऊपर देखा कि मैंने आपको बताया कहाँ से कहाँ तक था, तो ईयर में ये यही दिक्कत होती है, मगर ये ईयर जो रहता है ना वो 2-3 साल का गैप ही रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गैप हो रहा हो। तो जब शासक बना तो आंतरिक चुनौतियां थी, तो अब सब फायदा उठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जब भोज द्वितीय शासक बने थे तब दिक्कत हो गई थी, तो अब आंतरिक चुनौतियां आ गई, तो सब फायदा उठाने की सोचने लगे। अतः पूर्व में बंगाल लाट प्रदेश में राष्ट्रकूट तथा पश्चिम मालवा में परमार बैरी सिंह ने स्वतंत्र साम्राज्य की पुनः स्थापना की। ठीक है, अब यहाँ पे कौन, पाल ने भी स्वतंत्र घोषित कर दिया, लाट प्रदेश में राष्ट्रकूट भी हो गए, और पश्चिम में मालवा में ये बैरी सिंह को ध्यान रखिएगा, बैरी सिंह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मालवा के ही थे, इसलिए इनके राजा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मध्य प्रदेश से इनका सीधा संबंध हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए इनके नाम भी नहीं लिखे थे मैंने। फिर जो है वैरी सिंह द्वितीय ने भी स्वतंत्र साम्राज्य की घोषणा कर दी थी। राजशेखर ने महिपाल को आर्यवत का महाराजाधिराज तथा रघुकुल मुक्तामणि, अब देखिए ये रघुकुल मुक्तामणि याद रखिएगा। ठीक है, और राजशेखर ने ही त्रिलंगाधिपति की भी उपाधि दी है, किसको, ये दी थी कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम को। ठीक है, और रघुकुल मुक्तामणि की उपाधि किसको दी है, महिपाल प्रथम को। ठीक है, फिर इस काल में, इनके काल में क्या हुआ, बगदाद निवासी थे अल मसूदी ने यात्रा की थी और अपने यात्रा वृतांत में महिपाल की प्रशंसा की है। कौन आया था, अल मसूदी। और ऊपर हमने क्या देखा था, मिहिर भाई। ठीक है, इसके बारे में देखा था हमने, मिहिर भोज के बारे में। और इनके टाइम पे कौन था, सुलेमान, है ना, अरब यात्री थे सुलेमान। और ये महिपाल के टाइम पे कौन आ रहे हैं, अल मसूदी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब क्या है कि पूरे भारत में किसी एक का शासन नहीं था ना, एक छत्र राज था नहीं, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछते नहीं है। महिपाल को अलमुसुद्दीन ने अपनी यात्रा वृतांत में बऊरा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना, बऊरा से संबोधित किया है। किसको किया है, महिपाल को। फिर राष्ट्रकूट के राजा इंद्र तृतीय से इनका युद्ध हुआ था। इंद्र तृतीय कौन थे, हमने ऊपर देखा होगा कि ऊपर कलचुरी शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे राष्ट्रकूटों ने, और उनकी बहन के साथ किया था, जिसके साथ इंद्र तृतीय का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इंद्र तृतीय का जन्म हुआ था, हमने देखा था। ठीक है, तो कलचुरी शासक थे वो। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मेरे को ये लिख लेने दो, आप लोगों को भी कंसेप्ट क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, कलचुरी शासक कौन थे, शंकरगण, SHANKAR, शंकरगण सेकंड थे। ठीक है, अब ये जो शंकरगण सेकंड थे, इनके पुत्री हुई थी, एक लक्ष्मी पुत्री थी और एक गोविंदम्बा। ठीक है, तो LAKSHMI। ठीक है, लक्ष्मी इनकी बेटी थी और एक गोविंदम्बा थी। तो लक्ष्मी, इनका विवाह किससे हुआ था, राष्ट्रकूट शासक जगत तुंग, जगत तुंग के साथ। ठीक है, तो जगत तुंग के साथ, और इसका लक्ष्मी देवी का विवाह हुआ था, इनसे ही इंद्र तृतीय का जन्म हुआ था। ठीक है, इन दोनों के मिलन से। तो देख रहे हो आप, मतलब कैसे एक दूसरे से लिंक रहती है सारी की सारी चीजें। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये हो सके तो आप अपने कॉपी में एक तरफ लिख लीजिएगा, रिविजन वगैरह करते टाइम ये सहायक होता है। तो राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से युद्ध हुआ, किसका, महिपाल का, तो महिपाल हार गए थे। ऐसा भी वर्णन कि कुछ समय के लिए कन्नौज के बाहर निर्वासित जीवन भी जिया था। इसने, इंद्र तृतीय ने इतना खतरनाक हराया कि भग जाए यहाँ से बिल्कुल। अब आप देखिए, ये आपका क्या है, इंडिया। ठीक है, कन्नौज कहाँ पे है, यहाँ पे है, और राष्ट्रकूट की मान्यखेत राजधानी कहाँ थी, यहाँ पे थी। अब यहाँ से इंद्र गए हैं यहाँ पे हराने के लिए। ठीक है, अब आप वर्तमान में ऐसी ही सोचो कि दिल्ली अगर आपको जाना है भोपाल से, तो आपको लगभग 10 घंटे के आसपास लगते हैं दिल्ली पहुंचने में ट्रेन से। तो उस टाइम पे तो बताया नहीं कितना ही टाइम लगता होगा। अब ये इंद्र तृतीय ने इनको, महिपाल को हराया, महिपाल निर्वासित हो गए और राजस्थान के किसी एरिया में ये निर्वासित जीवन जिया था कुछ समय के लिए। अब इंद्र तृतीय तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे प्रशासनिक गतिविधियां गड़बड़ा रही होंगी, तो फिर ये वापिस आए।
कि जब जैसे ही वापस आए तो ये भाई साहब भी अपने साम्राज्य में वापस लौटे और फिर आसपास के क्षेत्र जो है वो जीतने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो यही सब होता रहता है इसमें। हाँ, तो ऐसे इसको जो है आप याद रखिएगा कि इंद्र तृतीय से युद्ध हुआ था, महिपाल हार गए थे और कुछ तो ऐसे कहते हैं कि इतना बुरा हराया कि इनको अपने साम्राज्य से बाहर ही रहना पड़ा था। और इस ये जो आक्रमण हुआ, इंद्र तृतीय ने जो आक्रमण किया, इसका वर्णन कौन करता है? तो कन्नड़ कवि पंप करते हैं। इसमें पंप भारत में काव्यात्मक शैली में इन्होंने लिखा है, उस ग्रंथ में हमें इनके बारे में पता चलता है। इंद्र तृतीय के वापस चले जाने के पश्चात महिपाल ने पुनः अपने क्षेत्र को जीता था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। फिर बाल भारत में महिपाल के साम्राज्य विस्तार का वर्णन है। ठीक है, बाल भारत के कौन है? राजशेखर। अब महिपाल बूढ़ा हो चुका है। कहें कि अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण कर किया होगा। ये ऊपर जो हमने देखा इंद्र तृतीय था, इंद्र तृतीय के बाद कौन आ गए? कृष्ण तृतीय। अब इनके गैप गैप वैप रहा होगा काफी, तो इसके बेटे बेटा वगैरह आ गए होंगे, मगर ये भाई साहब मरे ही नहीं, बूढ़े हो गए। अब बूढ़े हो गए तो इनकी शक्ति कमजोर हो गई होगी। तो इस स्थिति का लाभ उठाते हुए चंदेल शासक हर्ष ने भी, अब ये कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया तो इनकी शक्ति कमजोर हो गई। इनकी शक्ति कमजोर हुई, तब इसका फायदा उठाया चंदेल ने, और जो हर्ष थे उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर बुंदेलखंड का शासक घोषित किया। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंदेल शासक, कौन सा प्रथम चंदेल शासक था जिसने स्वयं को वो किया था, घोषित किया था? तो हर्ष था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हर्ष। चंदेलों का मऊ अभिलेख है, कन्याकुब्ज नरेश धंग की विजय का वर्णन करता है। कन्याकुब्ज यानी कि कन्नौज, कन्नौज में धंग की विजय का वर्णन करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं महेंद्रपाल द्वितीय। कम समय का शासन काल था इनका। ठीक है, कुछ ज्यादा खास समय देखने को मिलता नहीं है। यह लगभग 5 साल तक शासक रहा। नोट क्या करें आप इसमें? प्रतापगढ़ अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे महेंद्रपाल के वंश वृक्ष का पता चलता है। किसके? महेंद्रपाल के वंश वृक्ष का पता चलता है। अब देखो, महेंद्रपाल दो हो गए, महेंद्रपाल प्रथम और महेंद्रपाल द्वितीय। तो द्वितीय, अगर आप कंफ्यूज होना तो याद रखना कि द्वितीय का कोई योगदान नहीं है ज्यादा खास। ठीक है, तो जो भी आएगा महेंद्रपाल प्रथम के से ही ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हमारे देवपाल। ठीक है, एक देवपाल आपको वहां पे भी मिलेंगे पाल वंश में। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार के हैं। तो सियादोनी अभिलेख में इसे क्षितिपाल का पुत्र कहा गया है। ठीक है, खजुराहो से प्राप्त एक अभिलेख में वर्णन क्या है कि चंदेल शासक यशोवर्मन ने हेरम्बाल के पुत्र अश्वपति देवपाल को बलपूर्वक बैकुंठ की वह प्रतिमा उपहार स्वरूप देने को विवश किया, जिसे उसने स्वयं गजों और अश्वों की अन्य सैन्य टुकड़ी के बदले कीर के राजा से प्राप्त किया था। अब ये वाली जो चीज है ना, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आगे जब हम चंदेल देखेंगे ना तो चंदेलों में ये फिर से आएगा। ठीक है, इसका नाम आएगा, देखो, यशोवर्मन का नाम ध्यान रखना, राजा कीर का नाम ध्यान रखना, और क्या रखना कि वैकुंठ की प्रतिमा प्राप्त की। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखना है। तो कीर नरेश को यह मूर्ति भोजराज से मित्रता स्वरूप प्राप्त हुई थी, जो उसने कैलाश पर्वत से मंगवाया था। इसके काल में काफी वंश या सामंत ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए थे। किसके काल में? देवपाल के टाइम पे ये बात हो रही है ना। फिर आते हैं हमारे विनायक पाल। कुछ खास नहीं है इनके बारे में, सब छोटे मोटे शासक रहे थे। अब गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या है? अंतिम काल आ रहा है, मतलब अब ये अपने उसमें है, मरणावस्था में है, या फिर ये कह लो कि अपने पतन की ओर है। तो प्रतिहार की उत्तर भारत के ग्वालियर और कन्नौज के अधिसत्ता को समाप्त करने का सबसे बड़ा कार्य चंदेलों ने किया था। प्रतिहार जो है वो क्षीण हो रहे थे, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? चंदेलों ने। और चंदेलों में भी किसने किया? चंदेलों में भी यशोवर्मा और राजा धंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि ये क्या थे? ये शक्तिशाली हो रहे थे, ये कमजोर हो रहे थे, ये आक्रमण पे आक्रमण कर दे रहे हैं इन पे। कमजोर हो गए भाई साहब, कमजोर हो गए तो गया और क्या। फिर राजा धंग का महत्वपूर्ण योगदान था। प्रतिहारों के पतन का सर्व प्रमुख प्रमाण यह है कि उनके सामंत ने महिपाल प्रथम के शासनकाल से ही स्वयं को महाराजा धीराज परम भट्टारक जैसी उपाधियों से मंडित कर लिया था। किसके टाइम से? महिपाल प्रथम के टाइम से। ठीक है, अब ये महाराजा धीराज और परम भट्टारक, ये जो उपाधियां रहती है ना, ये राजा लोग लिया करते थे। ठीक है, या फिर सामंत जो होते थे ना, ये बिल्कुल भी नहीं लेते थे। ठीक है, नहीं लेते थे इस टाइप की उपाधि, अगर कोई सामंत होता था तो। अगर इन लोगों ने ली, इसका मतलब क्या? और सामंत कौन होते थे? सामंत राज्य राजा के अधीन होते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि ये स्वतंत्र होने लगे थे, चंदेलों की अपनी सत्ता स्थापित होनी शुरू हो गई थी।
फिर है विनायक पाल के बाद विजयपाल बने, विजयपाल के बाद राज्यपाल, राज्यपाल के बाद त्रिलोचन पाल, फिर यशपाल के नाम आते हैं। इसके बारे में कुछ खास वर्णन नहीं है सिवाय राज्यपाल के। अब राज्यपाल के टाइम पे क्या हुआ, महमूद गजनवी की सहायता की थी भाई साहब ने, ठीक है। अब सहायता तो कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि चंदेल और जो कच्छप घात थे ये उनसे बदला लेना चाहते थे, ठीक है। अब बदला तो क्या हुआ कि भाई ले नहीं पाए इतने अच्छे से, फिर गजनवी ने क्या करा कि 1018 में इसी पर आक्रमण कर दिया राज्यपाल पे, क्योंकि गजनवी क्या है देख के समझ गया था कि अबे ये तो साला लल्लू लाल है, इस लल्लू लाल को हराओ सबसे पहले तो, ठीक है। तो लल्लू लाल की जो राजधानी थी, मतलब ऐसा आक्रमण किया कि लल्लू लाल अपनी राजधानी छोड़ के भागे, राज्यपाल भाई साहब। जैसे ही राज्यपाल भागे तो चंदेलों के जो विद्याधर थे उनको गुस्सा आ गया, इसकी ऐसी तैसी, ये सब पागल इंसान है, ये राजपूतों का क्षत्रियों का धर्म भूल गया ये। तो विद्याधर ने क्या करा, कच्छप घाट शासक अर्जुन इसके नेतृत्व में एक अभियान भेजा, सेना भेजी, ठीक है। फिर विद्याधर के नेतृत्व में ये जो, इसका नेतृत्व किसने किया, कच्छप घाट शासक अर्जुन ने किया था। और इसी अर्जुन के एक तीर से राज्यपाल भाई साहब की दुखद मृत्यु हो गई। तो भाइयों अब ये इस दुनिया में नहीं रहे थे। तो अब यहाँ से आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी, कौन कौन सी, कि किसने मरवाया, विद्याधर ने मरवाया, किसकी सहायता से, कच्छप घात की सहायता से। और ये जो विद्याधर थे ये कौन थे, चंदेल शासक थे। इसका मतलब क्या कि कच्छप घात इस समय पे चंदेलों की शरण को अपनाने लगे थे। और ये जो अभियान है ये पूरा जो हमने देखा, ये किस में वर्णन है, ये महोबा अभिलेख में वर्णन मिलता है इसका, ठीक है। और फिर ये एंड है, संभवतः यशपाल जो है चंदेल शासकों के आखिरी शासक थे, ठीक है। तो ये शासकों के बारे में इतना ही था, ठीक है। तो इसके लिए अभी मैं विदाई चाहता हूँ, अभी के लिए इतना ही, है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर 23 जून। उम्मीद करता हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से आपको प्री में कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, ताकि आप सही कर पाएँ और आप मेंस में बैठें और नए सिलेबस के हिसाब से मेंस में आप उधम मचा दें, धूम मचा दें। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट।